Good morning class 8. So in today's video we are going to read about the next natural resource, that is vegetation and wildlife. Okay, I mean to say natural vegetation and wildlife. In our previous two videos we have been discussed about the natural resources like land, water and soil. So in this video we are going to read about the natural vegetation which is grown ऑन देयर ओन, जो अपने आप उगती हैं. ओके, और वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंसेस है, क्यों हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन पर कौन से थ्रेड्स यानी संकट जो है पैदा हो गए. ओके, हियर स्टूडेंट यू मे सी नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द ओरिजिनल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया ग्रोन अंडर अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन विदाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस और इंटरफेरेंस. यानी नेचुरल वेजिटेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होने वाली वो वेजिटेशन, वो प्लांटेड ट्रीज होते हैं जो बिना ह्यूमन के मदद के और उसके दखल के, इंटरफेरेंस के जो है ग्रो करती है किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जलवायु के अंदर या जलवायु के साथ ही वो जो है ग्रो करती है. तो इस तरह की वनस्पति या वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. नाउ द वेजिटेशन ऑन द अर्थ जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट. अब अर्थ पर किस किस तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है. फॉरेस्ट यानी जंगल, वन हो सकते हैं, या ग्रासलैंड यानी घास के मैदान हो सकते हैं, और थॉर्न यानी कटीले, एंड स्क्रब्स यानी झाड़ियाँ जो है, कटीले पेड़ या झाड़ियाँ जो है यहाँ पर हो सकती. इस तरह की जो है वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है. नाउ डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी वर्षा की मात्रा के आधार पर द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल यानी एंड आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट यानी ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो जो है जनरली फॉरेस्टेड रीजन होता है, यानी वन्य क्षेत्र, जंगलों से ढके हुए रहते हैं, या नंबर ऑफ प्लांट ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं. द एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल यानी ऐसे एरियाज जहाँ पर एवरेज रेनफॉल होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं. जनरली क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं. और वो एरिया जहाँ पर बिल्कुल कम पानी, लो रेनफॉल होता है, वहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कटीले वन होते हैं, या स्क्रब्स यानी झाड़ियाँ होती है. ठीक है. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन वेरीज विद लैटिट्यूड्स एज वेल. अब एक तो हमने ये पढ़ा रेनफॉल के अकॉर्डिंग, तो हमने पढ़ ही लिया कि जो है डेंस फॉरेस्ट, फिर हमने जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर जहाँ ग्रासलैंड होते हैं कहाँ पर, जहाँ पर मॉडरेट यानी एवरेज रेनफॉल होता है, और फिर थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल लो रेनफॉल होता है. अब हम देख रहे हैं कि लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग, लेटीट्यूड्स के बेसिस पर भी हम जो है वेजिटेशन को डिवाइड कर सकते हैं. ओके, ये जो वेजिटेशन हमने पढ़ा ये लेटीट्यूड के बेसिस पर भी हो सकता है. कैसे हो सकता है हम पढ़ेंगे आगे. एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से मूव करते हैं, आपको वी हैव बीन डिस्कस्ड इन क्लास 7th ऑल्सो, इफ इट इज योर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन. ओके, तो इससे जब हम मूव करते हैं पोल एरियाज की तरफ, ये नॉर्थ पोल एंड इट इज़ योर साउथ पोल. तो जब हम इक्वेटर से यानी यहाँ से जब हम मूव करते हैं पोल एरियाज की तरफ, तो क्या होता है, देयर इज अ जनरल डिक्रीज इन द वेजिटेशन एज द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो वेजिटेशन का जो दायरा होता है, नंबर होता है, वो कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट बदलता जाता है. ये इक्वेटोरियल रीजन में अलग होता है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन में सबसे पहले अलग, फिर ट्रॉपिकल रीजन में अलग, फिर टेम्परेट रीजन में अलग, फिर पोलर रीजन में अलग. ओके, ऐसे ही सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी यही होता है. ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का हम देखा. यानी इक्वेटर से जब हम पोल एरियाज की तरफ मूव करेंगे, तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन इसका नंबर डिक्रीज होता है, यानी कम होता जाता है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो चेंज होती जाती है. ओके, नाउ हियर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों या रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स होते हैं कौन से, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव. ठीक है, क्यों होते हैं आप खुद समझते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स, प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, टिम्बर देते हैं यानी फर्नीचर वुड देते हैं, फायर वुड यानी जलाऊ लकड़ी देते हैं चूल्हे के लिए, वुड पल्प यानी लकड़ी पेपर बनाने के लिए जो है हमें वुड पल्प देते हैं. ठीक है, रेजिन्स देते हैं, मेडिसिनल हर्ब यानी औषधियाँ देते हैं, गम देते हैं, गोंद, एंड होम फॉर वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीवों के रहने के लिए घर देते हैं. ओके, एंड
दिस फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक गर्माहट को भी ये कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको कंट्रोल करते हैं। ब्रिंग रेनफॉल, वर्षा करवाते हैं, बारिश करवाते हैं। प्रिवेंट सोइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को या मृदा अपरदन को रोकते हैं। कंट्रोल फ्लड्स यानी बाढ़ों को नियंत्रित करते हैं। एंड ड्रॉट्स यानी सूखे को जो है नियंत्रित करते हैं या सूखा नहीं पड़ने देते हैं किसी एरिया में। एंड एंश्योर अ लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, और ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए लाइवलीहुड एंश्योर करते हैं, यानी जीवन जीने के साधन उपलब्ध करवाते हैं। जीविकोपार्जन के साधन या काम धंधा जो है उनको जीने का एक जरिया जो है उपलब्ध करवाते हैं। कौन? फॉरेस्ट। ओके। एंड फॉरेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी लोग, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी जंगलों में रहने वाले लोग, ठीक है। थस दे आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू मैन, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का बहुत रोल होता है हमारे लिए, इंसानों के लिए। नाउ फ्लोरा रिफर्स, आप सबको पता है फ्लोरा रिफर्स टू द प्लांट किंगडम एंड फोना रिफर्स टू द एनिमल किंगडम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं सारे, उनको टुगेदरली हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा जो है टर्म यूज़ किया जाता है साइंस में, और फोना जो है वो उस एरिया के वाइल्ड मतलब जो एनिमल किंगडम यानी जो भी जीव जंतु वहाँ रहते हैं उनके लिए जो है उसके लिए जो है फोना वर्ड यूज़ किया जाता है। Here you are having images, you may see, okay, this one is the image of thorny forest, or we can say the desert vegetation, and this one is given from a grassland region, okay. Now here wildlife. Wildlife refers to the animals, birds, insects, worms and as well as aquatic animals. Wildlife जो होते हैं, so wildlife refers to the animals, birds, insects, okay, पशुओं से, पक्षियों से, कीट पतंगों से, worms कीड़े, as well as aquatic animals, ठीक उसी प्रकार से जलीय जीव, जल में रहने वाले जीवों से, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद मिल्क, जानवर पशु हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं, मीट मांस देते हैं, एग्स अंडे देते हैं, हनी शहद देते हैं, फर देते हैं, फीदर देते हैं, हाइड्स यानी खुर देते हैं, एंड स्किन्स और उन जो है उनकी जो चमड़ी जो होती है उससे हम लेदर चमड़ा बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें एटसेट्रा। तो ये सारे जो है प्रोडक्ट्स होते हैं यानी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। दे आर यूज्ड फॉर प्लगिंग, उनका यूज़ हम प्लगिंग के लिए यानी जुताई के लिए कर सकते हैं। एंड एज अ बीस्ट, ओके, एंड एज अ बीस्ट यानी बर्डन ढोने वाला, दे आर यूज्ड फॉर प्लगिंग एंड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन कैरिंग गोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द डीड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज इनटू ह्यूमस, और ये जब मर जाते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों पे बारीक जो है उसमें बदल जाती कणों में, और ह्यूमस यानी न्यूट्रिएंट लेयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर बना देती है। हम पढ़ के आए ह्यूमस क्या होता है, विच मेक्स द सोइल फर्टाइल, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। एनिमल्स जो होते हैं जीव जंतु जो होते हैं, ये पशु जो होते हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं? किस पर डिपेंड करते हैं? उनके फूड के लिए और सर्वाइवल के लिए। ग्रोथ यानी वृद्धि विकास के लिए, और सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर, ओके। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी पशु पेड़ पौधे और पशु पक्षी जो होते हैं यानी जीव जंतु जो होते हैं वो एक दूसरे पर अंतर निर्भर रहते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर करते हैं। There is a relationship between plants, animals and the physical environment which is called the ecosystem। मतलब इसका मीनिंग यहाँ पर है कि प्लांट्स और एनिमल्स और किसी एरिया का फिजिकल एनवायरनमेंट यानी किसी एरिया में रहने वाले उगने वाले पेड़ पौधे और उस एरिया में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो, और जहाँ वो रहते हैं उस एरिया का फिजिकल यानी कि वहाँ की सनलाइट, वहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, ये सब यानी वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट, इन तीनों चीज़ों में आपस में इंटरडिपेंडेंसी होती है। और ये इंटरडिपेंडेंसी या ये जो इनका इंटरलिंक्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ओके। तो हर जगह का इकोसिस्टम अलग अलग हो सकता है। सो प्लांट्स जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका नाउ
students, we are going to read about the vegetation. Okay, even we can say we are reading about it. Relief and climate control the growth of vegetation in an area, यानी किसी एरिया की स्थलाकृति और उस एरिया की जलवायु यानी टेम्परेचर बोल सकते हैं आप, या वेदर मतलब कंडीशन बोल सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, वो जो है उस एरिया में वेजिटेशन का ग्रोथ कैसा होगा ये डिटरमाइन यानी निर्धारित करती है, उसका डिसीजन करती है, फैसला करती है. द टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन वेजिटेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह की जो वेजिटेशन वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो है बदलाव देखा जाता है. क्यों, किसकी वजह से? ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी वहाँ पर हवा में पानी की मात्रा कितनी है, यानी मॉइस्चर कितना है, एंड वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, एक्सट्रीमली हॉट है, कोल्ड है या ह्यूमिड है, किस तरह का. तो ये है यानी टेम्परेचर कंडीशंस और प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर यानी मॉइस्चर का जो अवेलेबिलिटी है, ये किसी एरिया की जो है वेजिटेशन को डिटरमाइन करती है. यानी अलग अलग एरिया में अगर ये टेम्परेचर और मॉइस्चर अलग अलग अमाउंट में है तो वहाँ की वेजिटेशन अलग अलग हो सकती है. एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल सपोर्ट डेंस वेजिटेशन, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर घनी जो है वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं. वेयर द ट्रीज आर जनरली टॉल, जहाँ पर पेड़ बड़े होते हैं सामान्यतः, जहाँ हेवी रेनफॉल होता है. एंड आर ऑफ मल्टीपल स्पेसीज, और कई तरह की प्रजातियाँ वहाँ पर पेड़ पौधों की जो है देखने को मिलती हैं. इन एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, और जहाँ पर पानी एवरेज गिरता है यानी ना तो ज़्यादा ना बहुत कम, वहाँ पर ट्रीज जो होते हैं वो लेस टॉल यानी थोड़े कम उनकी हाइट होती है, विद स्केटर्ड ग्रोथ यानी वो दूर दूर उगते हैं थोड़े. बट द ग्रासेस ग्रो वेल हियर, पर यहाँ पर घासें भी उगती है. इन एरियाज ऑफ यानी ग्रासलैंड यहाँ पर होते हैं. इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, और जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर थोर्न्स एंड स्क्रब्स यानी कटीले और झाड़ियाँ जो है इस तरह कांटेदार और झाड़ीदार जो है पेड़ यहाँ पर उगते हैं. ट्रीज आर शॉर्ट, यहाँ पर पेड़ छोटे छोटे होते हैं. स्टंड विद थिक बस यानी मोटी मोटी छालों से ये ढके होते हैं. शॉर्ट ओनली लीव्स विद स्पाइंस. ओके, शॉर्ट ऑयली मतलब छोटी और चिकनी जो है इनकी पत्तियां होती है, और स्पाइंस यानी इन पर कांटे होते हैं. एंड डीप रूट्स यानी इनकी जड़ें गहरी होती है. क्यों होते हैं ये फीचर इनमें? इन थॉर्नी फॉरेस्ट में क्यों ऐसा होता है, थॉर्नी वेजिटेशन में, थॉर्नी प्लांट एंड ट्रीज में ऐसा क्यों होता है? टू कंजर्व द मॉइस्चर. बात एक ही है, पानी को बचाकर रखने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम गिरता है. एरियाज विच आर स्नो कवर्ड, और ऐसे एरियाज जहाँ जो बर्फ से ढके रहते हैं. ओके, लाइक टुंड्रा रीजन. ओके, कंसिस्ट ऑफ मोजेस एंड लिकेंस, ये यहाँ पर मोजेस और लिकेंस नाम की वेजिटेशन वहाँ पर ग्रो होते हैं. एंड आर नोन एज टुंड्रा वेजिटेशन, और इस तरह की वेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन. नाउ जनरली स्टूडेंट्स फॉरेस्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट. लेकिन उनको उनके लेटीट्यूड के बेसिस पर अगेन जो है फिर से क्लासीफाई किया जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट में. ओके, यानी जो मेन क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का वो तो है एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी ऐसे फॉरेस्ट जो साल में एक साथ कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते और इसीलिए हरे भरे दिखाई देते. और डेसिडियस फॉरेस्ट यानी ऐसे फॉरेस्ट जो साल में वर्ष में किसी निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं एक साथ, इसलिए वो जो है दैट्स वाई दे आर नोन एज डेसिडियस फॉरेस्ट. और इन हिंदी पर्णपाती वन, पर्णपाती यानी जो पत्तियों को गिरा देने वाले पेड़ वन जो होते हैं. तो बेसिकली तो हम पढ़ रहे हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट ये दो टाइप होते हैं जंगलों के, वनों के. लेकिन इसका अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है फॉरेस्ट का, दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट. ओके, किसका? डेसिडियस फॉरेस्ट को जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहले तो दो क्लासिफिकेशन में देखे, एवरग्रीन और डेसिडियस. उसका डेसिडियस के दो है, ट्रॉपिकल डेसिडियस और temperate deciduous. So student, you have to read to this table. I hope you can understood to these. Okay.